तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और साथियों, आज की वीडियो में हम 11th केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम जो है ना पढ़ने वाले हैं, जो आपका है समस्थानिक, समहारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और इसके अलावा एक और होता है सम न्यूट्रॉनिक। इससे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और भर भर के इसमें कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा और सारी चीजें आपसे बनेंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने भाई लोग में ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार, समस्थानिक की बात सबसे पहले करेंगे, लेकिन समस्थानिक से पहले कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है जिनको हम जान लेते हैं। आपको ये तो पता है, आवर्त सारणी के बारे में आपको नॉलेज होगा, मैंने आपको दे भी दिया आवर्त सारणी क्या होती है, ठीक है। और आवर्त सारणी में जो तत्व रखे हैं वो कैसे रखें, आपको ये भी सब कुछ बता दिया है मैंने। मैं बेसिकली आपको बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपके लिए जरूरी है उस टाइप से मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ भी रहे होगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो तत्व है किसी पेरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में, वो इस टाइप के एक डब्बे में रखा हुआ है, आप जानते हो। यहाँ पर जो क्या होता है वो संकेत है और उसके जस्ट नीचे जो लिखा होता है वो नाम। मतलब इस टाइप से यहाँ पे कोई लिखा होता है कुछ ना कुछ, वो उसका क्या होता है, संकेत लिखा होता है, और उसके नीचे उसका क्या लिखा होता है बेटा, नाम लिखा होता है, इतना जानते हो। अब इस तरफ जो चीज लिखी होती है वो क्या होती है, परमाणु क्रमांक। इस डब्बे में इस तरफ भी कोई चीज लिखी होती है जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन इस तरफ जो चीज लिखी होती है बेटा वो होता है आपका परमाणु भार। वो क्या होता है, परमाणु भार। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत, ठीक है। और अगर इसी तत्व को इस डब्बे में ना बनाए तो कुछ इस टाइप से बनाते, ऐसे अकेला तत्व लिख देते हैं, तत्व का संकेत लिख देते हैं और यहाँ पर कोई चीज लिख देते हैं और यहाँ पर कोई चीज लिख देते हैं। तो बेटा आपको ऐसे समझना है, अगर कोई तत्व इस टाइप से लिखा हुआ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर कोई संख्या लिखी है और यहाँ पर कोई संख्या लिखी है, तो इसमें हम पहचाने कैसे कि सर परमाणु क्रमांक कौन सा है और परमाणु भार कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, अगर इस टाइप से कोई तत्व लिखा हुआ है तो नीचे वाला जो होगा बेटा वो होगा परमाणु क्रमांक। क्या होगा, परमाणु क्रमांक। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नीचे वाला क्या है बेटा, परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर वाला हमेशा याद रखना, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, परमाणु भार होता है। क्या होता है, परमाणु भार। नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार। अब यहाँ कुछ चीजों को जानो आप, ठीक है, कुछ चीजों को जानो, कुछ चीजों को समझो। अब यहाँ पर हम आपको बताना ये चाह रहे हैं बेटा, जो परमाणु क्रमांक है इसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, जेड से। आपको यहाँ लिख लेना है अपनी कॉपी में, है ना। जो परमाणु क्रमांक है उसको हम किससे व्यक्त करेंगे बेटा, जेड से व्यक्त करेंगे। और जो आपका परमाणु भार है बेटा, इस परमाणु भार को हम ए से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, ए से। तो परमाणु भार को बेटा हम ए से व्यक्त करेंगे और परमाणु क्रमांक को हम किससे व्यक्त करेंगे, जेड से व्यक्त करेंगे। दो बातें समझ गए, ठीक है। अब आपको तीसरी बात ये समझना है बेटा, आप वैसे भी जानते हो जो परमाणु क्रमांक है, इस परमाणु क्रमांक को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, ठीक है। इसको ही बेटा और क्या बोल देते हैं, तो इसको ही बोल देते हैं बेटा प्रोटॉनों की संख्या। क्या बोल देते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। तो ये प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को कि जितना परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और वही प्रोटॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को E- से व्यक्त करते हैं और प्रोटॉन की संख्या को P+ से व्यक्त करते हैं। क्लियर है कहानी। अब इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है कहानी। अब यहाँ पर मैं एक तत्व लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सोडियम, यहाँ लिख दिया 11, यहाँ लिख दिया 23। आप क्या बताओगे, परमाणु क्रमांक इसमें से कौन सा है। तो मैंने अभी बताया कि जो नीचे वाला होता है वो परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11, और परमाणु भार कितना है, 23 है। क्लियर है, ठीक है। आगे कुछ चीजों को और जानना है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गई, प्रोटॉन की संख्या मिल गई। आपको पता है कोई भी जो परमाणु है उसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, सर न्यूट्रॉन नहीं मिला। तो न्यूट्रॉन क्या होता है सर, वो भी बताओ। तो आपको बता रहा है, टेंशन नहीं लेना है बेटा, ठीक है। एक बार इधर सुनो, अगर आपको परमाणु भार का फॉर्मूला चाहिए कि परमाणु भार की परिभाषा क्या है, तो देखो अगर कोई पूछे परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या है तो बता देना
किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये आप परमाणु क्रमांक की परिभाषा बता दोगे, आप अपनी कॉपी में लिख भी लेना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे परमाणु भार की परिभाषा क्या है तो आप ये नहीं बता पाओगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, जो परमाणु भार है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या है, योग है। ध्यान रखना, जो परमाणु भार होता है इसको ए से व्यक्त करते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, परमाणु भार की परिभाषा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। और आप ये परिभाषा लिख लोगे आप। ठीक है, और आप ये जानते ही हो कि कौन कहाँ स्थित होता है। जैसे आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं बेटा, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षा में। ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं हम पहले, अगर रेगुलर आपसे हमसे जुड़े हो तो नॉलेज होगा फिर आपको। ठीक है, तो ये परमाणु भार का सूत्र हो गया बेटा। काय का सूत्र हो गया, परमाणु भार का। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अगर बेटा हमें p की संख्या निकालनी है, किसकी संख्या निकालनी है, p की संख्या निकालनी है, तो n को हम इस तरफ भेजेंगे। तो जब n को इस तरफ भेजेंगे तो a माइनस का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस तरफ भेजेंगे तो इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ माइनस का, तो ये हमारा p हो जाएगा। मतलब अगर आपको प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो भार में से क्या घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या घटा दो, निकल जाएगी। ठीक है, आपके पास भार है और न्यूट्रॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालोगे, भार में से न्यूट्रॉन की संख्या घटा के। ठीक है, और अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो p को आप इस तरफ भेज दो, तो a माइनस का p बराबर n। मतलब आपको अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, किसकी संख्या निकालनी है बेटा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो a माइनस p करना पड़ेगा। a माइनस p मतलब भार में से प्रोटॉन की संख्या को घटाना पड़ेगा। अगर हम आपसे बोले कि ये आपका एक परमाणु है, ये वाला, इसमें बेटा न्यूट्रॉन कितने होंगे, अब हम आपसे बोले बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप बोल दोगे सर 11। हम बोले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बोल दोगे सर 11, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और परमाणु क्रमांक भी 11, और भार कितना है इसका 23। और हम आपसे बोलेंगे बेटा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें से इसको घटा दोगे, जो भार है उस भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। क्योंकि देखो ये लिखा है a माइनस p, मतलब p परमाणु क्रमांक ही होता है ना, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है, तो सीधा सा है कि भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, तो ये भार इसमें से ये घटा देंगे तो ये कितना बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। अच्छा एक और हम दे रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ बेटा O, यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है 16, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, इसमें से इसको घटाकर, तो 16 में से 8 घटाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, बिल्कुल आई होप आप समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से। ये छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत कुछ आपको सिखाकर जाएगा। ये वीडियो में आप काफी कुछ सीखने वाले हो, देखो कितनी चीजें, सारी चीजें आप सीख गए हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लेना, ये काम आने वाले हैं आपको। ठीक है, जितना हम बोलते जाए उतना आप करते जाया करो बेटा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आप एक चीज और बता दो, कोई परमाणु दान क्या करता है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन। ग्रहण क्या करता है, तो आप बोलोगे क्या सर, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कक्षा में, तो जो कक्षा में होता है उसका ही दान होता है और उसका ही ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना तो कभी दान किए जाते और ना ही कभी ग्रहण किए जाते। इतना समझ गए। ठीक है, अब ये समझ गए, ये सारी चीजें हम यहाँ से हटाने वाले हैं क्योंकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अब हम बेटा आ जाएंगे डायरेक्ट समस्थानिक पर, क्योंकि ये चीजें हम समझा चुके। अब यहाँ देखो, ये लिखा है सम और ये लिखा है स्थानिक। मतलब सम स्थानिक का मतलब समान स्थान पर, और समान स्थान का मतलब एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर। तो आपको अपनी पेरियोडिक टेबल के बारे में पता होगा, आपने पेरियोडिक टेबल कहीं ना कहीं पढ़ी है, आपके पास होगी भी पेरियोडिक टेबल। तो आपको ये पेरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी पता है किसने दी थी, तो ये आवर्त सारणी दी थी बेटा 1913 में। किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी।
हेनरी मॉजले ने दी थी। ये तो आपको नॉलेज होगा, ध्यान से धैर्य रखते हुए पढ़ते जाओ। 1913 में किसने दी थी बेटा? हेनरी मॉजले ने दी थी। और ये जो आवर्त सारणी है आपको पता है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर रखी है। एक परमाणु क्रमांक वाला अलग है हाइड्रोजन, दो का परमाणु क्रमांक वाला हीलियम अलग रखा है, तीन परमाणु क्रमांक वाला लिथियम अलग रखा है, चार परमाणु क्रमांक वाला अलग, पांच वाला अलग, छह वाला अलग, सबको अलग अलग रखा गया है, अलग अलग रखा गया है। और ये परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, ठीक है, मतलब अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले अलग अलग रखे हैं। ये भी आपको नॉलेज है, ये आपको पता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर अपनी टेबल को बनाया था, अपनी आवर्त सारणी को बनाया था हेनरी मॉजले ने। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। तो हेनरी मॉजले ने, आपको पता है कि एक परमाणु क्रमांक वाला अलग, दो परमाणु क्रमांक वाला अलग, तीन वाला अलग, तो ये लिखा है समस्थानिक, मतलब एक ही स्थान पर। तो कोई एक स्थान पर कब रह सकता है आप बताओ? जब उसका परमाणु क्रमांक समान हो। एक परमाणु क्रमांक वाले जितने होंगे वो हाइड्रोजन की जगह पे रखें, दो वाले जितने भी होंगे वो हीलियम की जगह पे रखें, तीन वाले जितने भी होंगे वो लिथियम की जगह पे रखें, है ना। तो मतलब परमाणु क्रमांक जिसका समान होगा वो एक स्थान पर रह सकता है, समझ रहे हो ना। तो समस्थानिक का मतलब क्या है? जिसका परमाणु क्रमांक समान हो। तो यह बात याद रखना, एक ही तत्व के, ध्यान रखना, और समस्थानिक एक ही तत्व के हैं, अलग अलग तत्वों के नहीं है, ठीक है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान, किंतु भार भिन्न भिन्न हो। परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो। आप पूरा लिख सकते हो परमाणु भार, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो ध्यान क्या रखोगे? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? समान, लेकिन भार क्या होता है? अलग अलग। क्लियर है? ठीक है। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल में ये है कि जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन H के तीन समस्थानिक हैं बेटा। कितने समस्थानिक हैं? तीन समस्थानिक हैं। ऐसे प्रत्येक 118 तत्व है ना, कितने तत्व हैं? 118। ऐसे प्रत्येक तत्व के समस्थानिक हैं, किसी के 3 है, किसी के 2 है, किसी के और 3 से ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं। अब तीनों समस्थानिकों को H से व्यक्त किया जाता है बेटा। तीनों समस्थानिकों को किससे व्यक्त किया जाता है? H से व्यक्त किया जाता है। इस बात को भी याद रखना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है बेटा? 3, और तीनों को किससे व्यक्त किया जाएगा? H से। तो जिसका समस्थानिक है ना बेटा उसको उसी से व्यक्त किया जाएगा। जैसे कार्बन का समस्थानिक है तो कार्बन को C से व्यक्त किया जाता है, तो कार्बन के जितने भी समस्थानिक हैं उनको C से ही व्यक्त किया जाएगा। जैसे नाइट्रोजन के समस्थानिक हैं, नाइट्रोजन को N से व्यक्त किया जाता है, तो नाइट्रोजन के जितने भी समस्थानिक है उनको N से ही व्यक्त किया जाएगा। ये बात को याद रखना। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं बेटा? 3 हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं उनको नाम दिया गया है। उनको क्या नाम दिया गया है सर? तो पहले हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक का नाम है प्रोटियम। क्या है बेटा? प्रोटियम, ठीक है। और प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 1, और परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब दूसरे समस्थानिक का नाम क्या है बेटा? दूसरे का है ड्यूटीरियम। क्या है बेटा? ड्यूटीरियम दूसरे समस्थानिक का, ठीक है। और तीसरे समस्थानिक का क्या नाम है? तो तीसरे समस्थानिक का नाम है बेटा ट्राइटियम। क्या है बेटा? ट्राइटियम। और ये बात याद रखना, आप कहीं नोट कर लो कि जो ट्राइटियम समस्थानिक है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, मतलब ये रेडियो किरणों से बना हुआ है। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन का ट्राइटियम जो नामक समस्थानिक है वो रेडियो एक्टिव है क्योंकि ये रेडियो किरणों से बना हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है लेकिन परमाणु भार 2। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु भार 3। तो आप इन तीनों को देखो, इसमें आपको क्या समान दिख रहा है? नीचे वाली संख्या समान दिख रही है, और नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक होती है, हम आपको बता चुके। मतलब इन तीनों में परमाणु क्रमांक समान है। तो जिसका परमाणु क्रमांक बेटा क्या हो? समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। तो ये क्या है? हाइड्रोजन के बेटा समस्थानिक है। क्या बात समझ में आपको आ गई? क्या बात आपको क्लियर हो गई है? बिल्कुल आपको ये बात क्लियर हो भी गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा कुछ चीजों को बता रहा हूं मैं, आप उनको बताना, ठीक है। यहाँ पर Z बताओ, यहाँ पर A बताओ, यहाँ पर P बताओ, यहाँ पर E बताओ, और यहाँ पर N बताओ। क्या है बेटा? कितना है यहाँ पर? ये बात आपको बतानी है बहुत अच्छे से,
चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, समझ लो। इसके लिए जेड, जेड क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1। तो जेड का मान तीनों के लिए क्या है? 1 है। अब ए बताओ, ए क्या होता है बेटा? परमाणु भार। इसका परमाणु भार 1, इसका परमाणु भार 1, इसका कितना है? 2, और इसका कितना है बेटा? 3। बात समझ में आ गई। इसके लिए पी बताओ, पी क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक 1, तो प्रोटॉन भी 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, प्रोटॉन 1, इसका 1। अब इलेक्ट्रॉन भी परमाणु क्रमांक होता है, तो 1 1 1 ही आ जाएगा। बट न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं बेटा? इसमें से इसको घटा के, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 3 में से 1 घटाएंगे 2। तो बात आपको क्या पूरे तरीके से जम गई है? पूरे तरीके से क्या आप बात को समझ गए हो? बिल्कुल। आई होप मेरे प्यारे साथियों सारी बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर कार्बन के समस्थानिक लिख रहा हूँ। कार्बन के भी बेटा 3 ही समस्थानिक है। कितने हैं? 3 ही हैं। तो आप ये मोस्टली याद रखना, प्रत्येक तत्व के समस्थानिक कितने हैं? 3। मोस्टली ये याद बात रखना कि सभी के समस्थानिक कितने हैं? 3 हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है, किसी के ज्यादा भी हैं और किसी के कम भी हैं, तो आपको तो ये याद रखना है कि सबके लगभग कितने हैं? 3। तो मैं कार्बन की लिख रहा हूँ, तो बेटा कार्बन के समस्थानिकों को किससे व्यक्त किया जाएगा? सी से ही व्यक्त किया जाएगा। ये हमने इसको सी से ही व्यक्त किया। बिल्कुल सर। केवल एक बात और याद रखना, केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों का बेटा नामकरण किया गया है, जैसे इसका नाम प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इसका ट्राइटियम, और किसी के भी समस्थानिकों का नामकरण नहीं किया गया। तो सर इनको बोलेंगे क्या? तो इनके समस्थानिक जितने भी होंगे उनको परमाणु के नाम पर ही बोलेंगे। जैसे कार्बन के हैं तो इनको सबको कार्बन ही बोला जाएगा, ऑक्सीजन के हैं तो सबको ऑक्सीजन ही बोला जाएगा, नाइट्रोजन के हैं तो सबको नाइट्रोजन ही बोला जाएगा। क्लियर है? अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, तो इसका भी क्या होगा? 6, इसका भी क्या होगा? 6, क्योंकि परमाणु समस्थानिक पड़ रहा है, तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान। अब इसका भार कितना होगा? 12, इसका क्या होगा? 13, और इसका कितना होगा बेटा? 14। बात आपको जम गई? बात आपको समझ आ गई? बिल्कुल। अब आप यहाँ देखो, जेड कितना है? इसके लिए 6, इसके लिए 6, इसके लिए 6, क्योंकि जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ए कितना है? इसके लिए है बेटा 12, इसके लिए क्या हो जाएगा? ए 13 हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बात यहाँ तक आपको जम गई? बिल्कुल जम गई होगी। यहाँ पी बताओ, पी क्या होता है बेटा? प्रोटॉन की संख्या। यहाँ कितना है? परमाणु क्रमांक जो होता है वही होती है ना प्रोटॉन की संख्या। इसका 6 है तो 6, यहाँ 6 और यहाँ भी 6। ई बताओ बेटा, तो ई कितना है? 6 6 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है वही होता है। अब एन कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो 12 में से 6 घटाएंगे बेटा कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। यहाँ कितने बच जाएंगे? 7, और यहाँ कितने बच जाएंगे? 8। तो ये बेटा कौन की संख्या आ गई? न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप थोड़ा समझ के बताना। ये लिखा बेटा O, ये लिखा मैंने O, ये 8 लिखा, ये मैंने कितना लिखा? 16 लिखा, ये 8 लिखा बेटा मैंने, और ये लिखा मैंने 17। मैंने, आप बताओ क्या लिखे हैं? मैंने ये बताओ आप क्या लिखे हैं? तो आप बोलोगे सर इसमें आपको परमाणु क्रमांक तो समान दिख रहा है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग दिख रहा है, इसलिए सर आपने ये कहीं ना कहीं समस्थानिक लिखे हैं। बिल्कुल बेटा आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। मैंने आप नाइट्रोजन के लिख के बता दूं, इसका 7, इसका 14, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7, इसका लिख दिया मैंने 15। बताओ मैंने ये क्या लिखे हैं? तो आप खुद देख दोगे सर ये समस्थानिक लिखे हैं, क्योंकि आपका परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। क्लियर हो गई बात बेटा? सारी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े, इनको हम मिटा ले रहे हैं, और समस्थानिक नाम का जो टॉपिक है वो खिंच गया है और आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी के टॉपिकों में आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं जाएगी दिक्कत। अब देखो हेडिंग डाल दो बेटा संभारिक। संभारिक क्या है? आइसोबार। आइसोबार देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, संभारिक मतलब भार क्या है? समान है। भार क्या है? समान है। तो देखो ये अलग अलग तत्वों के हों, ये एक ही तत्व के हैं और ये अलग अलग तत्वों के हैं। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान है। क्या है? देखो भार है ना, संभारिक है ना, तो परमाणु भार समान है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। इसमें परमाणु क्रमांक समान था, भार भिन्न था, इसमें भार समान है, क्रमांक भिन्न है, संभारिक कहलाएंगे।
ओके जैसे आपको बताएं बेटा, ये हमारे पास बिस्मिथ है और ये हमारे पास पोलोनियम है। क्या है बेटा, ये बिस्मिथ है और ये पोलोनियम है, ये एक दूसरे के संभारक हैं। इसके अलावा अगर बात करें बेटा कोबाल्ट और बात करें निकिल की, ये भी एक दूसरे के संभारक हैं। लेकिन सर समझ में नहीं आया एक दूसरे के संभारक कैसे हैं। बेटा ये एक दूसरे के संभारक ऐसे हैं क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 83, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 84, लेकिन भार इसका 209 है, इसका भी भार 209 है। आप यहाँ देखो इसका परमाणु क्रमांक बेटा 27 है, इसका है 28, लेकिन इसका भार 59 है और इसका भी भार 59 है। तो अब भाई भार समान है। और दूसरा देख लो बेटा, ये आर्गन है और ये आपका पोटेशियम है और ये आपका कैल्शियम है। क्या है बेटा, कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक 18, 19 और इसका 20, लेकिन भार 40, यहाँ 40 और यहाँ 40। तो आप देखो, तो ये आप देखो कि भार समान है, ऊपर वाला समान है, भार समान है इसलिए संभारक हैं, भार समान है इसलिए संभारक हैं, भार समान है इसलिए क्या है, संभारक। जिनका भार समान होता प्यारे साथियों वो संभारक होते हैं। वो क्या होते हैं, संभारक होते हैं। आपको बात जम गई होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो बता दो इसका परमाणु क्रमांक कितना, 83, इसका परमाणु क्रमांक 84, इसका परमाणु भार 209, इसके लिए 209। यहाँ देखो आप सारा कुछ चीजें आपको दिख रही हैं, आपको स्पष्ट हो गई हैं। तो ZAPEN इन तीनों के लिए आप निकालना, आप इतनी प्रैक्टिस घर पे करना है, ये मेहनत आपको घर पे करनी है, क्योंकि सारा कुछ हम निकाल के आपको बता चुके हैं। और भी आप अपनी आवर्त सारणी में देखोगे तो और भी संभारक मिल जाएंगे, कई मिल जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग तत्वों के होते हैं। तो प्यारे साथियों बात जम गई, बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों सम इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन प्यारे साथियों एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आप उसको सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए, क्वेश्चन आएगा समस्थानिक और संभारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या कर पाओगे, तो बिल्कुल यार नहीं कर पाओ तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, दूसरा पॉइंट लिखना, इनका परमाणु भार समान होता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है, लेकिन आपको जगह नहीं दी गई, लेकिन इनको जगह नहीं दी गई इसलिए वो दिखते नहीं है, लेकिन इनको जगह दी गई है इसलिए दिखते हैं। तो इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है, इनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, इसका उदाहरण लिख देना और एक इसका उदाहरण लिख देना, अंतर हो जाएगा, आपका काम खत्म हो गया। उदाहरण में बस इतना ही लिखना है, ये सब निकाल के नहीं बताना, केवल इतना ही। और इसका उदाहरण बताए थे वो लिख देना, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब आ जाएंगे बेटा सम इलेक्ट्रॉनों पे। देखो बिल्कुल लिखा हुआ है ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। भाई लिखा भी है ना सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बता दो मुझे, बस और कुछ नहीं आपसे मैं पूछूंगा। आप देखो यहाँ पर O2- लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है, देखो जिस पर माइनस लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और जिस पर प्लस लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे इस पर 2- लगा है मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा Al3+, इसका मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए। तो जिस पे प्लस लगा होता है वो दान करता है और माइनस लगा होता है वो ग्रहण करता है। जितने प्लस लगे होते हैं उतने दान करता है, जितने माइनस लगे होते हैं उतने ग्रहण करता है। तो इस पे 3 प्लस लगे मतलब 3 दान किए, इसमें 2 माइनस लगे मतलब 2 ग्रहण किए। क्लियर है कहानी। आप यहाँ पर और देखो, जैसे बेटा यहाँ लिखा है Na+, 1 प्लस लगा है मतलब 1 दान किया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है Mg2+, मतलब इसने 2 प्लस लगे मतलब इसने 2 दान किए। कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर आप बताओ Z कितना है, Z मतलब परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का सर 8 होता है तो 8 ही होगा। इसका कितना होता है सर परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है सर। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 11 होता है और इसका कितना होता है 12 होता है। तो ये सबके लिए Z मतलब परमाणु क्रमांक लिख दिए।
अब आगे बताना बेटा, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके लिए 8, इसके लिए 13, इसके लिए 11 और इसके लिए 12। क्या बात आपको जम रही है? क्या बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे डियर साथियों। ठीक है, अब बताइए बेटा ई कितने हैं, ई कितने हैं? अब बात जमने वाली है, अब जमेगी बात। तो सर आप बोलोगे कि सर इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 8 थे लेकिन 2 इसने ग्रहण कर लिए, क्योंकि माइनस का मतलब ग्रहण करना, 2 ग्रहण कर लिए, 8 थे, ओके 8 थे लेकिन 2 ग्रहण कर लिए तो कितने हो गए सर? 10 हो गए, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसने 2 माइनस लगाए मतलब इसने 2 ग्रहण कर लिए तो 10 हो गए। अच्छा सर इसके इलेक्ट्रॉन तो पहले 13 थे, पहले क्या थे? 13, बट 3 प्लस लगा है तो 3 दान कर दिए, तो 10 में से 3 दान कर दिए, 10 बचे। इसके पास इलेक्ट्रॉन सर पहले 11 थे, जब Na था, जब कितने थे? 11, लेकिन सर जब Na पर प्लस लगा मतलब एक दान कर दिया तो 10 बचे। Mg2 प्लस का मतलब 2 दान कर दिए, 12 थे तो कितने बचे? 10। तो बेटा आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक है। आप कई सम इलेक्ट्रॉनिक अपने हिसाब से एग्जाम्पल लगा के बना सकते हो, किसी पर प्लस किसी पर माइनस लगाकर आप सम इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हो। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक आप बनाना और आप हमें बताना कि सर हमने ये सम इलेक्ट्रॉनिक बनाए हैं, क्या ये पॉसिबल है? आप पे किस पर प्लस किस पर माइनस होता है ये संयोजकताएं मैंने आपको पढ़ा दी है बेटा, इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना, इनको बहुत जरूरी है किस पर प्लस किस पर माइनस होता है। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक भी हमारा खत्म हुआ बेटा। अब एक टॉपिक और है बेटा जो है हमारा सम न्यूट्रॉनिक। क्या होगा बेटा? सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या है? तो देखो लिखा है सम और ये लिखा है न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे? ऐसे परमाणु या आयन जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। खत्म। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें, बिल्कुल आपको बताते हैं। ये आपका सम इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है, आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। सम न्यूट्रॉनिक के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे कार्बन है, यहाँ हमने 14 लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 6। लेकिन यार सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, सर कार्बन का भार तो 12 होता है, 12 होता है, आपने 14 क्यों लिखा? क्यों लिखा सर? भाई आपको पता है क्या समस्थानिक के बारे में? समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है, भार अलग अलग होता है। तो भाई मैंने कार्बन का परमाणु क्रमांक 14 लिखा है, सॉरी भार 14 लिखा है ना? तो कहीं ना कहीं मैंने कार्बन का समस्थानिक लिखा होगा। बोलो लिखा होगा कि नहीं? बिल्कुल लिखा होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 12 होता है, 12 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने 14 लिखा। तो 14 लिखा मतलब मैंने कार्बन का समस्थानिक लिखा है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन 7 और यहाँ लिखा नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14 होता है, लेकिन मैंने बेटा नाइट्रोजन का समस्थानिक लिखा, 15 लिखा। ठीक है, यहाँ O, यहाँ 8 और यहाँ 16। मैंने यहाँ ऑक्सीजन ही लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन का भार 16 ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर बेटा न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा दो, 14 में से 6 घटाए 8, 15 में 7 घटाए 8, 16 में से 8 घटाए 8, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या आपको समान मिली, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक है। अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके अपने भाई लोग में वीडियो को फैला दो, और जो बात समझ में नहीं आई हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।